है। एक बच्चा रोने की आवाज से लेकर मतलब मुश्किल वाक्य बनाने तक कैसे पहुंचता है। हाँ। और एक टीचर उस सफर में एक गाइड कैसे बन सकता है। हम आज इसी नक्शे को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए इस सफर की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से हर इंसान करता है, भाषा की दुनिया में पहला कदम। श्रोत कहता है कि भाषा सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं बल्कि एक पूरा ढांचा है, एक सिस्टम। हाँ। पर इसमें एक और गहरी बात कही गई है कि भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, अ सिस्टम ऑफ सिस्टम्स। हाँ। ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है। इसका असल में क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि भाषा वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पर समाज के बाकी सारे सिस्टम चलते हैं। अच्छा। आप सोचिए, हमारी अदालतें, हमारे दफ्तर, हमारा मीडिया, ये सब किस चीज पर टिके हैं? भाषा पर। भाषा पर। इसके बिना कोई कानून नहीं लिखा जा सकता, कोई ऑर्डर पास नहीं हो सकता। स्रोत में लॉर्ड मैकाले का जिक्र आता है, जिनकी वजह से आज भी हमारी अदालतों में अंग्रेजी का दबदबा है। भाषा ही वो धागा है जो इन सभी व्यवस्थाओं को एक साथ पिरोता है। और ये धागा सिर्फ अदालतों या संसद जैसी बड़ी जगहों पर ही नहीं दिखता। नहीं, ये तो हमारी सड़कों पर भी नजर आता है। शायद यही वो चीज है जो स्रोत में बताए गए प्रिंट रिच एनवायरनमेंट को इतना शक्तिशाली बनाती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये उसी बड़ी व्यवस्था का एक रोजमर्रा का सबूत है। प्रिंट रिच एनवायरनमेंट का मतलब ही यही है, वो माहौल जहां भाषा दीवारों पर, पोस्टरों पर, दुकानों की बोर्ड पर, यहाँ तक कि ट्रकों के पीछे लिखे शेरो शायरी में भी जिंदा है। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। बिल्कुल, मेरा तो वो हमेशा से पसंदीदा रहा है। हम इसे मजाक समझते हैं, पर एक बच्चा अनजाने में इससे वाक्य रचना, शब्द और संस्कृति सब कुछ सीख रहा होता है। ये क्लासरूम के बाहर की सबसे बड़ी क्लास है। सही बात है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या आज के डिजिटल जमाने में जहां बच्चे स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताते हैं, प्रिंट रिच एनवायरनमेंट का महत्व कम नहीं हो गया है? ये बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब है नहीं। महत्व कम नहीं हुआ, बस उसका रूप बदल गया है। अच्छा, कैसे? आज का प्रिंट रिच एनवायरनमेंट डिजिटल भी है। व्हाट्सएप के मैसेज, यूट्यूब वीडियो के सबटाइटल्स, इंस्टाग्राम कैप्शन, बिल्कुल, ये सब भी भाषा का ही रूप है, बल्कि ये तो और तेजी से बदल रहे हैं। और यही हमें भाषा की एक और खासियत पर लाता है जो स्रोत ने बताई, कि भाषा कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये तो बदलती रहती है। हाँ, ये बहते पानी की तरह है, हमेशा बदलती रहती है। सही बात है। आज हम जो इंग्लिश बोलते हैं वो शायद 50 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। बिल्कुल। और ये बदलाव भारत जैसी जगह पर तो और भी जटिल हो जाता होगा, खासकर जब हिंदी और अंग्रेजी के दर्जे की बात आती है। स्रोते इस पर एक बहुत आम गलतफहमी दूर की है। हाँ, और ये जानना बहुत जरूरी है, सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं बल्कि एक भारतीय नागरिक होने के नाते भी। बहुत से लोगों को लगता है कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, पर ऐसा नहीं है। नहीं है? नहीं, संविधान के अनुसार हिंदी हमारी राजकीय भाषा है, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज। और ऐसा क्यों है? इसे राष्ट्रीय भाषा क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि जब ये प्रस्ताव आया तो दक्षिण भारत के राज्यों ने इसका कड़ा विरोध किया था। अच्छा। उनकी अपनी भाषाएं हैं, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, जिनका बहुत समृद्ध इतिहास है। उन्हें लगा कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने से उनकी भाषाओं का महत्व कम हो जाएगा। तो भाषाई विविधता का सम्मान करते हुए ऐसा किया गया। बिल्कुल, इसीलिए हिंदी को केवल राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो फिर अंग्रेजी कहाँ फिट होती है? उसे हम क्या कहेंगे? अंग्रेजी को सह राजकीय भाषा यानी एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। मतलब सरकारी कामकाज में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी इस्तेमाल होगा? हाँ बिल्कुल, ये भारत की भाषाई हकीकत को दिखाता है। चलिए अब उस सफर के सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं। एक बच्चा भाषा सीखता कैसे है? ये प्रक्रिया हम सबने देखी है, पर स्रोते से जिस तरह से तोड़कर दिखाता है वो कमाल का है। ये वाकई किसी जादू से कम नहीं है। और इसकी शुरुआत होती है रोने से, क्राइंग। अच्छा। जन्म के बाद बच्चे के पास संवाद का यही एक तरीका है। भूख लगी तो रोना, दर्द हुआ तो भी रोना। हाँ, ये तो पहला कदम है। ये पहली स्टेज है। इसके बाद लगभग 2-3 महीने का होने पर बच्चा कूइंग करना शुरू करता है। कूइंग? हाँ, ये आ ऊ जैसी ध्वनियां होती हैं। इनमें सिर्फ स्वर यानी वॉल्स होते हैं। और फिर वो प्यारी सी बड़बड़ाहट शुरू होती है जिसे बैबलिंग कहते हैं। बिल्कुल, 6 महीने के आसपास बैबलिंग शुरू होती है। इसमें बच्चा स्वर के साथ व्यंजन जोड़ना सीखता है, जैसे मामा, दादा, पापा। ये भाषा की इमारत की पहली ईंटें हैं। एकदम सही। और यहां से सफर तेजी पकड़ता है। 1 साल का होते होते बच्चा एक शब्द अवस्था में आ जाता है। वो 2-3 शब्द जैसे मम्मा, पापा, पानी बोलना सीख जाता है।
मुझे वो टेलीग्राफिक स्पीच वाला हिस्सा बहुत मजेदार लगा। मम्मी पानी, हर किसी ने बच्चों को ऐसे बोलते सुना है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे वो अपनी भाषा का पहला कोड लिख रहे हों, जिसमें सिर्फ सबसे जरूरी शब्द होते हैं। एकदम सही सोचा आपने। 1.5 से 2 साल की उम्र में यही होता है। इसे टेलीग्राफिक स्पीच इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे पुराने टेलीग्राम में सिर्फ काम के शब्द भेजे जाते थे। हाँ, पैसे बचाने के लिए। हाँ, वैसे ही बच्चा सिर्फ जरूरी शब्द बोलता है। गाड़ी चलाओ, दूध पीना, व्याकरण नहीं होता, बस मैसेज होता है। और इस उम्र तक वोकैबुलरी भी काफी बढ़ जाती होगी। बहुत, लगभग 100 शब्द आ चुके होते हैं, जो एक बहुत बड़ी छलांग है। इस भाषा की इमारत को और समझने के लिए स्रोत में कुछ तकनीकी शब्दों का भी जिक्र है, जैसे होमोनिम, होमोफोन, सिंटैक्स। चलिए इन्हें थोड़ा आसान बनाते हैं। जरूर। सबसे पहले होमोनिम को लेते हैं। ये वो शब्द है जिनकी स्पेलिंग और आवाज एक जैसी होती है, पर मतलब बिल्कुल अलग। बिल्कुल। जैसे अंग्रेजी में बैट, अब इसका मतलब क्रिकेट का बल्ला भी हो सकता है और चमगादड़ भी। ये तो अंग्रेजी में बहुत होता है। हिंदी में भी इसका कोई अच्छा उदाहरण है? जैसे कल। हाँ, कल, आले वाला कल और बीता हुआ कल। या फिर आम, फल वाला आम और साधारण वाला आम। बिल्कुल। तो ये होमोनिम माने जाएंगे। बिल्कुल, ये बेहतरीन उदाहरण है। अब इसी से मिलता जुलता एक और कॉन्सेप्ट है होमोफोन का। होमोफोन। होमो यानी एक जैसा, फोन यानी आवाज। तो ये वो शब्द हैं जिनका उच्चारण तो एक जैसा होता है, पर स्पेलिंग और मतलब अलग अलग, या राइट और राइट। अच्छा, ये तो शब्दों की बात हुई, पर भाषा की सबसे छोटी इकाई यानी ध्वनि, उसके बारे में क्या? स्रोत में फोनीम का भी जिक्र था। हाँ, ये बहुत जरूरी है। फोनीम या स्वनिम ध्वनि की वो सबसे छोटी इकाई है जो अर्थ में बदलाव ला सकती है। कैसे? ऐसे समझिए, 2 शब्द हैं, कैट और बैट। इनमें ऐट की ध्वनि तो एक जैसी है, सही। लेकिन शुरू की क और ब की ध्वनियां ही पूरे शब्द का मतलब बदल देती हैं। हिंदी में कल और बल, यहाँ क और ब फोनीम है। अच्छा, तो फोनीम से अक्षर बने, अक्षरों से शब्द और शब्दों से वाक्य। वाक्यों की बनावट को ही शायद सिंटैक्स कहते हैं। बिल्कुल सही। सिंटैक्स का मतलब है वाक्य रचना के नियम या उसका स्ट्रक्चर। ये व्याकरण से जुड़ा है। मतलब मैं क्रिकेट खेलता हूँ एक सही सिंटैक्स है। हाँ, अगर मैं कहूँ क्रिकेट मैं हूँ खेलता, तो शब्द तो वही है, पर सिंटैक्स गलत है, इसीलिए वाक्य अटपटा लग रहा है। तो अगर सिंटैक्स ढांचा है तो सिमेंटिक्स क्या है? सिमेंटिक्स का लेना देना अर्थ से है, मीनिंग से। अच्छा, एक वाक्य सिंटैक्स के हिसाब से बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन हो सकता है उसको कोई मतलब ही ना निकले। जैसे नोम चॉम्स्की का एक क्लासिक उदाहरण है, कलरलेस ग्रीन आइडियाज स्लीप फ्यूरियसली। रंगहीन हरे विचार गुस्से में सोते हैं। हाँ, अब ये वाक्य व्याकरण के हिसाब से परफेक्ट है, सिंटैक्स ओके है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं है, तो इसका सिमेंटिक्स गड़बड़ है। बहुत खूब। अब बात करते हैं उन 4 खंभों की जिन पर भाषा का कौशल टिका है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, LSRW। श्रोता इन्हें 2 हिस्सों में बांटता है। हाँ, और ये बंटवारा बहुत लॉजिकल है। पहली कैटेगरी है प्रोडक्टिव स्किल्स, यानी उत्पादक कौशल, जिसमें हम कुछ प्रोड्यूस करते हैं। सही। इसमें हम भाषा का उत्पादन करते हैं। इसमें शामिल है बोलना यानी स्पीकिंग और लिखना यानी राइटिंग। और दूसरी कैटेगरी है रिसेप्टिव स्किल्स, यानी ग्रहणशील कौशल। इसमें हम भाषा को रिसीव करते हैं, मतलब सुनना और पढ़ना। स्रोत में एक ऐसी गतिविधि का जिक्र था जो इन 4 कौशलों को एक साथ साधने का सबसे बेहतरीन तरीका है। वो मुझे बहुत कारगर लगी। आप रोल प्ले की बात कर रही हैं? हाँ, रोल प्ले। और वो वाकई सबसे असरदार तरीका है। सोचिए, जब बच्चे डॉक्टर मरीज का खेल खेलते हैं तो वो क्या क्या कर रहे होते हैं। वे एक दूसरे के डायलॉग सुन रहे हैं, लिसनिंग, अपने डायलॉग बोल रहे हैं, स्पीकिंग, अगर कोई स्क्रिप्ट है तो उसे पढ़ रहे हैं, रीडिंग, और कभी कभी तो अपने मन से लाइनें बनाकर लिख भी लेते हैं, राइटिंग। तो एक ही गतिविधि में 4 स्किल्स एक साथ प्रैक्टिस हो गई। बिल्कुल। इससे ये भी साफ होता है कि ये स्किल्स अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ विकसित होती हैं। पढ़ने की बात चली है तो हम सब पढ़ते हैं, लेकिन हमेशा एक ही तरीके से नहीं। जैसे मैं जब सुबह अखबार देखती हूँ तो बस हेडलाइंस पर नजर मारती हूँ। ये किस तरह का पढ़ना हुआ? इसे कहते हैं स्किमिंग। स्किमिंग। हाँ, जब आप किसी टेक्स्ट का मोटा मोटा आइडिया जानने के लिए उसे तेजी से पढ़ते हैं तो वो स्किमिंग है। और मान लीजिए मुझे किसी रिपोर्ट में सिर्फ एक खास आंकड़ा ढूंढना है, तो मैं पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ूंगी, मेरी आंखें बस उस नंबर को खोजेंगे। उसे कहेंगे स्कैनिंग। स्कैनिंग। जब आप किसी विशेष जानकारी, किसी नाम, नंबर या शब्द को खोजने के लिए टेक्स्ट पर तेजी से नजर दौड़ाते हैं, वो स्कैनिंग है। जैसे डिक्शनरी में कोई शब्द खोजना। और फिर आता है इंटेंसिव और एक्सटेंसिव रीडिंग,
ये सुनने में एक जैसे लगते हैं पर हैं अलग। बहुत अलग। इंटेंसिव रीडिंग वो है जो हम क्लासरूम में करते हैं, किसी पार्ट को बहुत ध्यान से, गहराई से पढ़ना, सीखने के मकसद से। हाँ। वही एक्सटेंसिव रीडिंग हम मजे के लिए करते हैं, जैसे कोई कहानी, कॉमिक्स या उपन्यास पढ़ना। यहाँ मकसद आनंद लेना है। लिखने के बारे में स्रोत की क्या राय है? अच्छा लिखने का मतलब क्या सिर्फ अच्छी ग्रामर और स्पेलिंग है? वो तो जरूरी है, लेकिन काफी नहीं। स्रोत कहता है कि अच्छा लिखन वो है जो संगठित हो, तार्किक हो और जिसका एक स्पष्ट उद्देश्य हो। बिल्कुल। पर सबसे ऊपर रखा गया है क्रिएटिव राइटिंग, यानी रचनात्मक लेखन को। ये वो लेखन है जिसमें लिखने वाला अपने मौलिक विचार, अपनी कल्पना और अपने अनुभवों को कागज पर उतारता है। इस पूरी चर्चा के पीछे कुछ बड़े नाम और उनके सिद्धांत हैं। स्रोत में नोम चॉम्स्की और स्टीफन क्रैशन का जिक्र है। हाँ, ये दोनों भाषा सिखाने की दुनिया के बड़े स्तंभ हैं। नोम चॉम्स्की का सबसे क्रांतिकारी विचार ये था कि इंसान के अंदर भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, इननेट, जन्म से ही। हाँ, उनके मुताबिक हमारे दिमाग में एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी LED पहले से ही इनबिल्ट होता है। अच्छा, तो चॉम्स्की ये कह रहे हैं कि जो हमने बच्चों के सीखने के स्टेप्स देखे, कूइंग से लेके टेलीग्राफिक स्पीच तक, हाँ, वो कोई उन्हें सिखाता नहीं, वो प्रोग्राम उनके अंदर से ही चलता है। हाँ, बिल्कुल। चॉम्स्की का मानना था कि दुनिया की सारी भाषाओं के मूल में एक यूनिवर्सल ग्रामर है और हमारा दिमाग उसे पहचानने के लिए बना है। दिलचस्प है। और स्टीफन क्रैशन का सिद्धांत थोड़ा और व्यावहारिक है। उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट का आइडिया दिया। इसका क्या मतलब है? क्रैशन कहते हैं कि हम भाषा तब सबसे अच्छी तरह सीखते हैं जब हमें जो सिखाया जा रहा है वो हमारे मौजूदा लेवल से बस थोड़ा सा ही मुश्किल हो। अच्छा। उन्होंने इसे I+1 का फॉर्मूला दिया। यहाँ I आपका करंट लेवल है और +1 वो थोड़ी सी चुनौती है। अगर इनपुट बहुत आसान होगा तो आप बोर हो जाएंगे और अगर बहुत मुश्किल होगा तो निराश होकर छोड़ देंगे। सीखना उस I+1 वाले जोन में सबसे अच्छा होता है। किसी वीडियो गेम की तरह जहां हर अगला लेवल थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल होता है। बिल्कुल सही, वही बात है। तो आज इस लंबी क्लास के विश्लेषण से हमने भाषा के पूरे सफर का नक्शा देखा। ये सिर्फ अक्षर और शब्द नहीं, बल्कि एक जिंदा सामाजिक चीज है। सही कहा। हमने बच्चे के पहले शब्द से लेकर उसके वाक्य बनाने तक की प्रक्रिया को समझा, चारों स्किल्स के आपसी रिश्ते को जाना और चॉम्स्की जैसे विचारकों के सिद्धांतों को भी छुआ। सही कहा। और इस पूरी चर्चा के बाद मेरे दिमाग में एक बात अटक गई है। बताइए। स्रोत में लेखन प्रक्रिया उपागम यानी राइटिंग प्रोसेस अप्रोच का जिक्र है, जिसका पहला और सबसे जरूरी कदम है ब्रेनस्टॉर्मिंग, विचार मंथन। हाँ, और ये हमें एक सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल देता है। हम अक्सर सीखने को उसके अंतिम परिणाम से आंकते हैं, एक परफेक्ट निबंध या परीक्षा में मिले नंबर। बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर असली सीखना उस अंतिम मंजिल में नहीं, बल्कि उस मेसी प्रक्रिया में ही छिपा हो, उस विचार मंथन में, पहला खराब ड्राफ्ट बनाने में, गलतियां करने और फिर उन्हें सुधारने की कोशिश में। किसी भी चुनौती की तैयारी करते वक्त अगर हम मंजिल पर पहुंचने की चिंता करने के बजाय रास्ते के हर कदम को जीने पर ध्यान दें, तो शायद हमारा सीखने का पूरा नजरिया ही बदल सकता है।